सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। काफ़ी सारी कैटेगरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो अभी तक जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, हमने जितने भी इंस्ट्रक्शंस अभी कवर किए हैं, सभी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मूव इंस्ट्रक्शन है, मूव के बाद में ऐड लिखा हुआ है तो पहले मूव चलेगा फिर ऐड लिखेगा, ऐड के नीचे अगर सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है तो सब्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन चल जाएगा। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस हमारे सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस हो गए। कुछ लेकिन प्रोसेसर में ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिससे आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। आप सिक्वेंशियली नीचे वाला इंस्ट्रक्शन ना चला के किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पे चले जाते हैं और वहां पे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इनका हम उपयोग जनरली करते हैं जब हमें सब रूटीन्स लिखने होते हैं। जैसे किसी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो वहां पे आपने फंक्शन सुना होगा। तो हम हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं, वहां पे जब भी फंक्शन आता है तो हम फंक्शन वाली मेमोरी लोकेशन में चले जाते हैं। फंक्शन में जो भी लिखा हुआ होता है उसको हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है और लौट के वापस से मेरे मेन प्रोग्राम में आ जाता है। इसी तरीके से आपका असेंबली लैंग्वेज के अंदर होते हैं सब रूटीन्स या प्रोसीजर्स। तो इसी में हम पहला इंस्ट्रक्शन जो पढ़ते हैं, जो कि अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, वो हम पढ़ेंगे और वो है हमारा कॉल इंस्ट्रक्शन। कुछ और भी अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लेट्स से मेरे पास में एक इंस्ट्रक्शन है कॉल। अब ये जो कॉल इंस्ट्रक्शन है, ये कॉल इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको सेगमेंट एड्रेस मिलेगा और ऑफसेट एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो भी आप यहाँ पे लेट्स से मैंने डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग का यूज किया तो मैंने लिखा 0100। तो यहाँ पे जो 0100 है वो है आपका ऑफसेट एड्रेस। तो एक ये है जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ ऑफसेट एड्रेस मिलेगा। एक और वेरिएंट मिलेगा इसी इंस्ट्रक्शन का, जहां पे आपको मिलेगा 0100 तो मिलेगा, लेकिन इसके बाद में आपको लेट्स से 2000 या एक और नंबर मिलेगा। तो इस केस में जो पहले वाला नंबर है वो तो पहले की तरह ही क्या है आपका ऑफसेट एड्रेस, और यहां पे क्या है आपका सेगमेंट एड्रेस। अब ये किस चीज का सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस है? तो ये ऑफसेट एड्रेस है मेरा कोड का और सेगमेंट भी क्या है मेरा कोड का। तो कोड रजिस्टर में रहता है कोड सेगमेंट, CSR करके रजिस्टर होता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर CS, जहां पे मेरा होता है सेगमेंट एड्रेस। और ऑफसेट एड्रेस मेरा इस केस में होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर IP। और ये क्या मिलेगा मेरे को IP रजिस्टर में मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मेरे पास में एक मेमोरी लोकेशन है और फिलहाल मेरे CS की वैल्यू है लेट से, मैं मान लेता हूँ 1000, इससे कुछ अलग मान लेते हैं तो लेट से 1000। और IP जो है मेरा वो मैं मान लेता हूँ लेट से 0500। तो अब आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन है कॉल, और उसके आगे लिखा है 0100। तो और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होगा, जो भी CS और IP की करंट वैल्यू होगी। तो CS और IP मिलके क्या बताते हैं कि अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो लेट से मेरा प्रोग्राम अभी इस कॉल के ऊपर था, तो अगला कौन सा एग्जीक्यूट करूंगा, मैं कॉल एग्जीक्यूट करूंगा। तो कॉल का जो एड्रेस होगा वो कहाँ मिलेगा, CS और IP में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई CS और IP जो है वो दोनों मिलके मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको जो है वो मेमोरी में कहाँ मिलेगा, वो CS और IP मिलके बताएंगे। तो फिलहाल ये जो कॉल इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ पर स्टोर होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो 1000 लिख दिया मैंने और ऑफसेट एड्रेस है 500। अब आपने लिखा कॉल 0100। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या करेगा, अब इसके नीचे लेट से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मूव, और मैं लिख लेता हूँ AL, BL। ठीक है, और ये जो है आपका 1 2 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो ये हो जाएगा 0500 ऑक्यूपाई हो गया 3, ये आ जाएगा। ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। कॉल को स्टोर करने में 1 बाइट लगेगी, इस 01 को स्टोर करने में 1 बाइट लगेगी, और इस 00 को स्टोर करने में 1 बाइट लगेगी। तो टोटल 3 बाइट्स ये मेरी मेमोरी में कंज्यूम कर लेगा। तो 500 मेमोरी लोकेशन, 501 और 502। तो अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ हो सकता है, 503 पर हो सकता है। मैंने मान लिया मूव AL, BL। ठीक है, अब ये जो कॉल इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, जैसे ही जो जो मेरा प्रोसेसर है, जैसे ही मेरी जो एग्जीक्यूशन यूनिट है वो देखेगी कि ये कॉल इंस्ट्रक्शन है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन की वजह से ये क्या करेगी, मूव को नहीं एग्जीक्यूट होने देंगे। हम कहाँ जाएंगे, एक नई लोकेशन पे जाएंगे जो होगी 0100, सेम सेगमेंट में होगी क्योंकि सेगमेंट एड्रेस नहीं दिया है। अब इस पूरे इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जो है वो आप क्या करते हैं, करंट CS और IP की वैल्यू
वो आप स्टैक मेमोरी में स्टोर कराते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जब भी आप कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पहली स्टेप होगी जो मेरी करंट वैल्यू है CS की और IP की। तो CS और IP की वैल्यू कॉल इंस्ट्रक्शन के पहले कितनी थी, 1000 और 500। लेकिन जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था तो प्रोसेसर 503 कर देगा IP को। ठीक है, तो CS की वैल्यू तो अभी भी बनी रहेगी 1000, लेकिन IP कितना हो जाएगा आपका 503। कब हो जाएगा, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉल। तो CS और IP की जो करंट वैल्यू है उसको आपको उठा के कहां रखना है, स्टैक मेमोरी में रखना है। सो यू विल पुश दिस टू योर स्टैक मेमोरी। ये होगी पहली स्टेप। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि भाई अगला इंस्ट्रक्शन मेरे को ये तो नहीं एग्जीक्यूट करना, तो अगला इंस्ट्रक्शन बताता कौन है, CS और IP। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, हम लोड करेंगे। किसे लोड करेंगे, CS को और IP को। किससे लोड करेंगे, जो भी CS और IP की वैल्यू मेरे को इंस्ट्रक्शन में दी हुई है। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे को IP की वैल्यू दी हुई है, तो मैं IP की वैल्यू को जो है वो मैं यहाँ पे लोड करूंगा और CS को मैं लोड नहीं करूंगा। तो CS में जो वैल्यू है 1000 है, वही की वही बनी रहेगी। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो CS की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो वही की वही रहेगी 1000, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया होता। अगर मैं ये वाला चलाता तो CS की वैल्यू 2000 हो जाती। ठीक है, फिलहाल नहीं है तो CS पे वैल्यू 1000 है। और IP की क्या वैल्यू मिलेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन में दी है, कितनी वैल्यू दी है, 100। तो 0100। तो अब जो आपका प्रोग्राम है वो मूव को नहीं एग्जीक्यूट करेगा। हम एक अलग लोकेशन पे जाएंगे, मान लीजिए यहां पर 1000:0100 और यहां पर एक इंस्ट्रक्शन है लेट से नॉट AL। तो ये जो कॉल इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगा, स्टैक मेमोरी से होते हुए, स्टैक मेमोरी का यूज करते हुए और हमको कहां पहुंचा देगा, इस नॉट AL नाम के इंस्ट्रक्शन पर पहुंचा देगा और मूव इंस्ट्रक्शन आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब आप अज्यूम करिए कि इस लोकेशन पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है। अगर असेंबली लैंग्वेज की कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो इसे फंक्शन ना बोल के हम बोलेंगे सब रूटीन। तो कोई सब रूटीन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ 8-10 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। जब भी हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको पता होगा कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद लौट के हम हमारे मेन प्रोग्राम पर ही आते हैं। तो मेरा मेन प्रोग्राम जो है वो कहाँ लिखा है, मुझे इस कॉल के बाद में जो भी मेरा फंक्शन है, यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे लौट के मुझे, लेकिन इस मूव पर ही आना है। उसके लिए जो है मैं क्या करूंगा, मैं एक और इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है RET। तो अब हम पढ़ते हैं एक और इंस्ट्रक्शन इसी के कंपैरिजन में, RET। ये बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। ये जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगा, अब यहाँ पे CS और IP की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, तो CS और IP के बाद नई वाली वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे 7-8 इंस्ट्रक्शन थे, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर ली, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो लेट से 010F थी। ठीक है, RET किस लोकेशन पे स्टोर था, 010F। ये एक सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो CA और इसके नीचे क्या होगा, 010 और यहाँ पे आपका 0110। ठीक है, तो CS की वैल्यू तो वही रहेगी 1000 और IP की वैल्यू, जब RET इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जब मेरा क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, RET, तो उस समय RET 1 बाइट का है, तो उसकी अगली वाली मेमोरी लोकेशन 0110, अगली वाली मेमोरी लोकेशन जो है वो मेरे IP में आ जाएगी। अब मुझे अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं चलाना है, यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं, कुछ लिखा होता वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे कौन सा चलाना है, मुझे वापस इस मूव एसबी पे आना है। तो मेरा प्रोसेसर तो भूल चुका ना कि CS और IP की क्या वैल्यू है, CS और IP की तो ये वैल्यू है, वो यहाँ पे चलाएगा। इसके लिए RET इंस्ट्रक्शन इसे क्या बोलेगा कि जाओ और CS और IP की वैल्यू लेकर आओ। कहां से लेके आओ, स्टैक मेमोरी में स्टोर कराई थी, तो स्टैक मेमोरी में जाओ और CS और IP को लेकर आओ। तो RET इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अपना लोड करेंगे हम, किसको लोड करेंगे, CS को और IP को। किससे लोड करेंगे, कहां से वैल्यू आएगी CS और IP को, सिंपली फ्रॉम स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी में जाएंगे, वहां पे मैंने जब कॉल एग्जीक्यूट किया था तो इस स्टैक मेमोरी में CS और IP की वैल्यू रखी हुई थी। कौन से इंस्ट्रक्शन की रखी थी, मूव AL, BL की वैल्यू रखी हुई थी, यही वैल्यू स्टोर कराई थी मैंने। तो मैं यहाँ पे स्टैक मेमोरी में जाऊंगा, CS और IP की वैल्यू को लोड करा दूंगा। जैसे ही मेरा CS और IP जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1000/503। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो इस रिटर्न से लौट के, अब मैं इस रिटर्न से चला हूं, मैंने स्टैक मेमोरी से उठाया और स्टैक मेमोरी जो है वो मेरे को कहां ले गई, वापस से मूव पर ले गई।
तो एक बार इसको समझ लेते हैं फ्लो को एक बार फिर से। कॉल इंस्ट्रक्शन की वजह से हम गए 100 वाली मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, सीधा सीधा 100 पे नहीं गए, पहले स्टैक मेमोरी को यूज किया। स्टैक मेमोरी में हमने ये मूव इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कराया, फिर हम चले गए ये 100 जो भी यहाँ पे दिया हुआ था वहां पे चले गए, वहां पे जो भी प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट किया। लौट के मुझे मूव पे आना था, तो मैंने जो भी मेरा सब रूटीन है उसका आखिरी इंस्ट्रक्शन हमेशा मैं लिखता हूँ RET, वहां गया, RET मुझे वापस से लेके आया स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी से मैंने जो भी मेरा घर का एड्रेस था, जो मेरा मेन प्रोग्राम का एड्रेस था, वो मैंने स्टोर करा के रखा था, तो वहां पे चले जाऊंगा, मेन प्रोग्राम का एड्रेस यहाँ से पिक करूंगा, और फिर मेरा जो मूव इंस्ट्रक्शन है या जो भी कॉल के नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपने इस तरीके से मेन प्रोग्राम से जंप करा सब रूटीन पर, और सब रूटीन से आप वापस से कहाँ आ गए, मेरे मेन प्रोग्राम पे आ गए। तो ये हो गया मेरा कॉल, और साथ में हो गया RET इंस्ट्रक्शन। तो अभी इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एक और इंस्ट्रक्शन की, जो कि है मेरा इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। इसको लिखते हैं INT। तो इंटरप्ट जो है वो पहले तो होता क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरा मेन प्रोग्राम चल रहा है और एक हार्डवेयर इंटरप्ट आया या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया, यानी कोई एक नई चीज आ गई है। तो अब आप क्या करते हैं, आप नई चीज को, जैसे कि मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूं और मेरे को किसी ने इंटरप्ट किया कि सर ये पर्चा है, ये कोई नोटिस है और आप इसको क्लास में पढ़ दीजिए। तो अपन क्या करेंगे, मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूं मैं उसको पढ़ाना वहीं पे रोक दूंगा, अपना पढ़ाना मेरे ब्रेन में मैं कहीं स्टोर करा लूंगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है। फिर मैं वो भाई साहब से पर्चा ले लूंगा, वो नोटिस ले लूंगा, वो आपको पढ़ दूंगा, और उसको पढ़ने के बाद में पर्चा लौटाने के बाद मेरे दिमाग में स्टोर्ड है कि मैंने कहाँ तक आपको पढ़ाया था, उसी जगह से मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। तो ये हो गया मेरा इंटरप्ट। ये डिस्टरबेंस नहीं है, ये क्या है आपका, कोई एक प्रोसेस मैं चला रहा था मेरे ब्रेन में या मेरे प्रोसेसर में, वो प्रोसेस थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगी, रुक जाएगी। आप एक दूसरी प्रोसेस चलाएंगे जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो वाली प्रोसेस चलाएंगे, और वो प्रोसेस चलाने के बाद में मेरे को वापस से कहाँ आ जाना है, मेरे मेन प्रोग्राम में आ जाना है। इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरप्ट। अब इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकते हैं, यानी मेरे प्रोसेसर में कोई एक पिन हो सकती है जिस पिन की वैल्यू 1 हो गई है, और अब क्योंकि वो 1 हो गई है तो मेरे को कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। मान लीजिए एक फायर सेंसर है, ये रूम है, इस रूम के अंदर जो है कहीं पे आग डिटेक्ट हो जाती है, तो उस फायर सेंसर का जो आउटपुट है वो मेरे प्रोसेसर में कनेक्टेड होगा, एक इंटरप्ट पिन पर कनेक्टेड होगा, और मेरे को पता चल जाएगा कि भाई आग लग गई है। तो ऑब्वियसली फिर जान बचाना ज्यादा जरूरी है, और हम क्या करेंगे, हम हमारे को पढ़ाना जो है उसको रोक देंगे, और अब हम बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा प्रोसेसर क्या करेगा, मुझे अलार्म बजाना शुरू कर देगा। अभी भले ही ये प्रोजेक्टर पर कुछ दिखाई दे रहा है या हम ये वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस रुक जाएगी और हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, फायर अलार्म बजाना शुरू कर देगा। तो ये होता है मेरा इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होता है कि आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया लेकिन आप डिवाइड 0 से कर दे रहे हैं, तो ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड बाय 0 एरर आ जाएगा, तो वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट की हम बात करेंगे। अब ये जो बात है ये हम बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, जहां पे हम इंटरप्ट कंट्रोलर पढ़ेंगे, वहां हम डिटेल में फिर से इंटरप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं जो कि ये INT इंस्ट्रक्शन, ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए यूज होता है, और इसके आगे आपको हमेशा एक नंबर मिलता है। तो फिलहाल मैं n लिख रहा हूं, लेकिन इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 255 के बीच में। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल से रिप्लेस कर देता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया INT और इसके बाद में मैंने नंबर लिख दिया 20 अब आपके प्रोसेसर में एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है, ये एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये इसको कहां भेजेगा, एक टेबल में भेजेगा। टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम है IVT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ये जो है ये फिक्स्ड जगह पर होता है 8086 में, किसी भी प्रोसेसर में इसकी एक फिक्स लोकेशन होती है। 8086 की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलता है 0000 सेगमेंट एड्रेस, और ऑफसेट एड्रेस भी 0000 यहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको मिला है, तो यहां पर n की कितनी वैल्यू है, n की वैल्यू है मेरे इस केस में 20। इसको हमेशा ही आप मल्टीप्लाई करते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू से जो कि है 4। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4। 20 की जगह 21 मिलता तब भी 21 मल्टीप्लाई बाय 4 ही होता। 89 होता तो 89 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता, तो मल्टीप्लाई हमेशा 4 से करना है। अब आप क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 करा तो कितना हो जाएगा ये आपका, अगर मैं इसे 4 डिजिट में लिखूं तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑब्वियसली 80 है।
ठीक है, और 2 0 में और आगे लगा देता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पे मान लेते हैं डेसिमल में लिखी हुई है मेमोरी लोकेशन, तो मैं एक मेमोरी लोकेशन पे चले जाऊंगा। कौन सी मेमोरी लोकेशन पे जाऊंगा मैं? 0000 सेगमेंट एड्रेस सी, लेकिन ऑफसेट एड्रेस आ जाएगा ये वाला, तो 0080 इस ऑफसेट एड्रेस पे चला गया मैं। इस ऑफसेट एड्रेस पर अब जो है मेरे को 2-3 वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी 2 वैल्यूज मिलेंगी? तो सबसे पहले 80 पर मेरे को मिलेगा मेरा नए वाला इंस्ट्रक्शन, मेरे को जहां जाके एक नया प्रोग्राम चलाना है उसका एड्रेस का ऑफसेट। तो वो का क्या होता है? मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और उस एड्रेस की मेरे को मिलेगी लोअर बाइट। ठीक है, लोअर बाइट। फिर मेरे पास में एक और एड्रेस रहेगा 0081, 0080 के बाद 0081। यहां पे मेरे को फिर से क्या मिलेगा? आईपी का हायर बाइट मिलेगा, आईपी का हायर बाइट मिलेगा। अब मेरे को सिर्फ आईपी से तो नहीं चलेगा, मेरे प्रोग्राम में मेरे को सेगमेंट एड्रेस भी चाहिए, तो वो इसके बाद मिलेगा 0082। यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? मेरे सीएस का लोअर बाइट मिलेगा। और इस तरीके से मेरे को एक और लोकेशन लगेगी 0083, जहां पे क्या मिलेगा मेरे को? सीएस का हायर बाइट मिलेगा। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एड्रेस को जहां पे मुझे जंप करना है उस एड्रेस को स्टोर कराने में कितनी बाइट्स लग रही हैं? 4 बाइट्स लग रही हैं। तो मेरे प्रोसेसर कितने इंटरप्ट्स को एंटरटेन कर सकता है? टोटल 256। ठीक है, 256 स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 से लेके कहां तक जाएगा? इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 256 से, जो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल। तो मेरा जो टोटल आईबीटी का साइज है वो कितना हो जाएगा? 1 किलो बाइट हो जाएगा। 256 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 1024 बाइट्स, जो कि ऑब्वियसली किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन ने एक चीज और समझ ली कि इस आईबीटी का साइज कितना होता है? 1 किलो बाइट होता है। किस प्रोसेसर के लिए? 8086 की बात कर रहे हैं। अगर कोई और प्रोसेसर होगा तो आईबीटी का साइज कम ज्यादा हो सकता है। फॉर 8086 इट इज 1 किलो बाइट। ठीक है, अब जो है यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? सीएस और आईपी की नई वाली वैल्यू मुझे यहां से मिल गई है। तो अब सीएस की वैल्यू कितनी हो गई है? सीएस की वैल्यू यहां से मैंने पिक कर ली। जो भी वैल्यू मिलेगी तो मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह में और कुछ नंबर्स लिख लेता हूं। तो यहाँ लेट से मैंने लिख दिया 01, यहाँ पे लिख दिया 02, यहाँ पे लिख दिया 07 और यहाँ पे लिख दिया 00। ठीक है, तो सीएस की वैल्यू, सीएस की लोअर बाइट है 07 और इसकी हायर बाइट कितनी है? 00 है। तो सीएस की वैल्यू आ गई नई वाली, है ना, न्यू वैल्यू, नई वैल्यू जहां पे अगला इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। ठीक है, उसकी ये सीएस की वैल्यू आ गई। और आईपी की वैल्यू भी मुझे यहीं से मिली। तो आईपी की लोअर बाइट कितनी है? 01, यहाँ पे दिख रहा है। आईपी की हायर बाइट कितनी है? 02। तो अब जो मेरा प्रोग्राम है वो हमेशा क्या करता है? पिछले इंस्ट्रक्शन में भी हमने समझा है कि सीएस और आईपी की जो भी वैल्यू होगी उस लोकेशन पे जाना है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो अब जो आपका प्रोग्राम है वो INT20 की वजह से जंप कर जाएगा एक नई लोकेशन पे। नई कौन सी लोकेशन है? जिसका सेगमेंट एड्रेस है 0007 और जिसका ऑफसेट एड्रेस है 0201। यहाँ पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। यहाँ पे लेट से लिखा हुआ है ऐड कर दो भाई AL और BL को। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, मूव लिखा हुआ है, लेट से मूव SB लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए। तो आपने अब इस प्रोग्राम को चलाया। इंटरप्ट की वजह से जब आप एक सब रूटीन को चलाते हैं तो इस सब रूटीन का भी एक स्पेशल नाम होता है। इस सब रूटीन को अपन बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR। क्या बोल रहे हैं अपन? पहले जब अपन कॉल की वजह से किसी नए प्रोग्राम को चलाते थे तो उसको बोलते थे सब रूटीन, लेकिन जब हम इंटरप्ट की वजह से किसी सब रूटीन को चलाते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR। तो हम इस ISR में चले जाएंगे। यहां पे पहुंच गए। अब इस ISR में पहुंचने के बाद में इसका जो आखिरी इंस्ट्रक्शन होता है हमेशा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का, वो होता है IRET, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करता है? वो आपको वापस से इस INT के नीचे लेके जाएगा। तो एक स्टेप जो इस समझाने में मिस हो गई है, जो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा लेट बताई है, वो ये है कि CS की जो भी पहले वाली वैल्यू थी वो वैल्यू अपन फिर से कॉल की तरह ही कहाँ रखते हैं? स्टैक में। तो मेरे स्टैक मेमोरी के अंदर मेरे को क्या मिलेगा? ओल्ड वैल्यू मिलेगी किसकी? CS की और IP की। और फिर मैं कहा जाऊंगा? मैं जंप करूंगा मेरे इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर। यहां पे चला गया। अब मेरा जो IRET इंस्ट्रक्शन है, ये IRET इंस्ट्रक्शन जो है वो मुझे कहां लेके जाएगा? सबसे पहले लेकर जाएगा स्टैक मेमोरी में।
जहां पे मैं CS और IP की वैल्यू मिलेगी। साथ में एक और काम करते हैं, जब भी हम इंटरप्ट से जंप करते हैं तो CS और IP के साथ में हम फ्लैग का स्टेटस भी यहीं पर स्टैक मेमोरी में स्टोर करा देते हैं। तो स्टैक मेमोरी में क्या क्या है मेरे पास में, कोड सेगमेंट की वैल्यू, स्टैक सेगमेंट में मेरे पास में क्या है, IP की वैल्यू, स्टैक सेगमेंट में क्या है, फ्लैग की वैल्यू। तो ये तीन चीजें मैंने स्टैक मेमोरी में स्टोर करा दी, और उसके बाद में जब मैं IRET एग्जीक्यूट करूंगा तो जो भी CS की वैल्यू है वो CS में आ जाएगी, जो भी IP की पुरानी वाली वैल्यू है वो IP में आ जाएगी, जो भी फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू थी वो भी मेरे फ्लैग रजिस्टर में वापस से आ जाएगी। और इस तरीके से ऑब्वियसली मैं कहाँ आ जाऊंगा वापस से, अब मैं पुरानी वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ CS और IP की, तो IRET की वजह से क्या कर रहे हैं आप, लोड CS IP एंड फ्लैग। ठीक है, इसको लोड कर रहे हैं, कहां से लोड कर रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं डेटा, जहां पे ये है, कहां पर है, स्टैक मेमोरी में है। तो हम लोड कर लेंगे CS IP और फ्लैग कहां से, स्टैक से, और हम लोड के वहां पे वापस से INT के नीचे जो भी लिखा होगा वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये हो गए मेरे कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। और अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर है, कुछ भी चीज हम देख नहीं रहे, जो भी इंस्ट्रक्शन आया तो हमको जंप करना ही है। कैसे जंप करना है, वो कॉल और इंटरप्ट दोनों में मैंने आपको समझा दिया है। इसको यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे अभी कुछ और अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं, उसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।